हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अफेयर विद बिजनेस। अपनी प्रैक्टिस सीरीज के अंदर आज हम कवर करने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर एनपीओस और कंसाइनमेंट अकाउंट, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन या गैर लाभकारी संस्थाओं का लेखांकन और प्रेषण लेखे। आप हमारा कंप्लीट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऐप के माध्यम से। आप हमारा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, अफेयर विद बिजनेस। हमारे कोर्स में आपको कंप्लीट क्लासेस मिलेंगी अनलिमिटेड व्यूज के साथ। आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। साथ में आपको बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में नोट्स मिलेंगे, और वो नोट्स पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्मेट में होंगे। आप उनका आसानी से प्रिंट लेकर के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में आपको बहुत सारे प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिलेंगे और क्विजेस मिलेंगी, जहां से आप अपनी प्रिपरेशन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द रिकॉर्ड ऑफ कैश ट्रांजेक्शन बाई नॉन प्रॉफिट कंसर्न इज सोन इन। एनपीओ के अंदर या गैर लाभकारी संस्थाओं के अंदर अकाउंटिंग करते समय कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? तो देखिए, एनपीओ के केसेस में जो उनका फाइनल अकाउंट होता है एनपीओ का, इसके अंदर तीन अकाउंट बनाए जाते हैं। एक होता है आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा होता है आपका बैलेंस शीट, है ना। और नॉर्मल बिजनेस के केसेस में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और बैलेंस शीट होता है। ट्रेडिंग कंसर्न है तो ट्रेडिंग अकाउंट होता है। अब देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर क्या रिकॉर्ड किया जाता है? तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली कैश अकाउंट का ही क्या होता है, समराइज फॉर्म होता है। इसीलिए जिस तरह से कैश अकाउंट के अंदर आप कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो, उसी तरह आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करते हो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आप जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आप क्या रिकॉर्ड करते हो, अपने इनकम और एक्सपेंडिचर को, उसी तरह नॉन नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह क्या बनाते हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसके अंदर आप इनकम और एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करते हो। कौन से इनकम एंड एक्सपेंडिचर? जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, ध्यान रखिए। बैलेंस शीट के अंदर आप नॉर्मली जो नॉर्मल बिजनेस के अंदर एसेट एंड लायबिलिटीज रिकॉर्ड किए जाते हैं, उसी तरह बैलेंस शीट के अंदर एनपीओ के अंदर एनपीओ के केस में भी एसेट एंड लायबिलिटीज को रिकॉर्ड किया जाता है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, कैश ट्रांजेक्शन को कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? तो कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति एवं भुगतान खाते के अंदर। तो आपका सही आंसर क्या बन जाएगा? ठीक है, यहीं से मैं इन दोनों का नेचर ही बता देता हूं, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं। सो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसका समराइज फॉर्म है? कैश अकाउंट का। कैश अकाउंट का नेचर क्या होता है? रियल। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का भी नेचर क्या होगा? रियल। इनकम एंड एक्सपेंडिचर पीएनडल जैसा है। पीएनडल का नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाता। तो इसका भी आपका नेचर क्या होगा? नाम मात्र खाता। नाम मात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है? नेक्स्ट, द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में पूछ रहा है। रियल अकाउंट है, नॉमिनल है, पर्सनल है, नन ऑफ द अबव। तो लास्ट में ही मैंने बता दिया आपको क्या होता है। ये नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र खाता है ना। इनकम एक्सपेंडिचर किसके जैसा होता है? पीएनडल के जैसा। पीएनडल से हमें क्या पता चलता है? प्रॉफिट या लॉस। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर से भी हमें प्रॉफिट या लॉस ही पता चलता है, जिसे हम सरप्लस एंड डेफिसिट। जिस भी अकाउंट से आपको प्रॉफिट या लॉस पता चल रहा होता है, उसका नेचर क्या होता है? नॉमिनल नेचर का होता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का नेचर क्या हो जाएगा? नाम मात्र। नेक्स्ट, द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शोज द फॉलोइंग डिटेल्स। सब्सक्रिप्शन अरियर है कितना? 500। सब्सक्रिप्शन अरियर का मतलब होता है जो सब्सक्रिप्शन अभी आपको मिला नहीं है, आउटस्टैंडिंग है। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन 10,500 मिला है, एडवांस में मिला है 800 रुपए। देयर आर 1200 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपीज 10 ईच। मतलब कितने मेंबर हैं? 1200, और एक मेंबर कितने देता है? 10 रुपए देता है। मतलब पूरे साल का जो सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है, चंदा मिलने वाला है, वो कितना मिलने वाला है? 1200 मेंबर्स एट द रेट ऑफ 10 इक्वल टू 12,000। कितना मिलने वाला है? द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल बी। तो देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर आप ध्यान रखोगे, केवल पहली बात तो रेवेन्यू नेचर की चीजें आती हैं।
केवल रेवेन्यू यानी आगमगत, है ना। और दूसरा केवल करंट ईयर से रिलेटेड चीजें आती हैं, करंट ईयर से रिलेटेड, मतलब ना पुरानी चीजें आएंगी और ना एडवांस वाली चीजें आएंगी। जबकि जब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखते हो तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में ईयर से कोई लेना देना नहीं होता है, अगर उसका कैश पे इफेक्ट आ रहा है तो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर कितना अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा। तो देखो, करंट ईयर से रिलेटेड हमें सब्सक्रिप्शन लेकर जाएंगे, और करंट ईयर के लिए हमें इनकी जरूरत नहीं है। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना मिलना चाहिए था, कितना ड्यू हो रहा है, 1200 मेंबर्स हैं और 10 रुपए एक मेंबर से मिलना चाहिए, मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का कितना हो रहा है, 12,000 हो रहा है ना। तो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर कितना अमाउंट क्रेडिट होगा, 12,000 होगा, 12,000 रुपए। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। बाकी ये चीजें आपकी काम की नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज सब्सक्रिप्शन एट 10,000, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर कितना सब्सक्रिप्शन आया हुआ है, 10,000, मतलब करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना है, 10,000 ड्यू है। सब्सक्रिप्शन अक्रूड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर वर 1,000 रुपीज एंड 1,500 रुपीज, मतलब स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग कितना था, 1,000, और ईयर एंड पे कितना है, 1,500 रुपए है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग चंदे का मतलब ये हुआ कि जो प्रीवियस ईयर का चंदा था, प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन था जो प्रीवियस ईयर में रिसीव नहीं हुआ। फिगर ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड अपीयरिंग इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट विल बी, बोल रहा है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर आपका कितना सब्सक्रिप्शन जाने वाला है। देखो, हम दो तरह से इसको कर सकते हैं। पहले कैसे हम कर सकते हैं, तो देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या, सॉरी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर सब्सक्रिप्शन कितना है, 10,000, मतलब करंट ईयर का चंदा हमें कितना मिलना चाहिए था, 10,000 रुपए मिलना चाहिए था। इसमें से कितना नहीं मिला है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का हमें निकालना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मतलब जितना हमें कैश में रिसीव हुआ है ना। तो देखो, हमें 10,000 मिलना चाहिए था, बट अभी इसमें से खुद क्वेश्चन ने बोला कि 1,500 अक्रूड है ना, 1,500 आउटस्टैंडिंग है, मतलब इस 10,000 में से 1,500 नहीं मिला। तो सबसे पहले तो हम इस 1,500 को माइनस कर देंगे, है ना, आउटस्टैंडिंग एट ईयर एंड 1,500 रुपये हमारा माइनस हो जाएगा। फिर 1,000 रुपए पुराना वाला था, और क्वेश्चन में अगर पुराने वाले चंदे के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम मानेंगे कि वो चंदा आपको इस साल मिल गया होगा। तो पुराना 1,000 था, है ना, तो हम मान रहे हैं कि वो इस साल मिल गया, तो 1,000 रुपए आपको ये मिल जाएगा चंदा, है ना। तो आप ऐड क्या करोगे, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, निकाल लो कि कितना आपको कैश में मिलेगा सब्सक्रिप्शन। ये हो जाएगा 9,500। इतना कहाँ जाएगा आपका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सॉरी सॉरी, इतना 9,500 रुपए कहाँ जाएगा आपका, प्राप्त भुगतान खाते में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर। और अगर मैं यहीं पर क्वेश्चन में बात करूं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर कितना जाएगा, तो वो 10,000 रुपए जाएगा। क्लियर है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी, है ना। तो देखो, जब भी आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फिगर निकालना है आपको, तो आप देखोगे कि कैश में कितना मिल रहा है, और जब भी आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर का निकालना है तो आप ये देखोगे कि करंट ईयर से रिलेटेड कितना ड्यू हो रहा है। अच्छा, इसको हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना करके। ये इस तरह से आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनेगा, है ना। ओपनिंग बैलेंस आपका यहाँ पर आ जाएगा, कितना आउटस्टैंडिंग था, 1,000 रुपए। करंट ईयर का ड्यू कितना हुआ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से, 10,000 रुपए। और क्लोजिंग कितना है आपका, 1,500 रुपए। अब आप निकाल लो, जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा क्रेडिट साइड के अंदर, वो आपका क्या हो जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या हो जाएगा ये, 9,500 रुपए बैलेंसिंग फिगर। ऐसे भी निकाल सकते हो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना करके। आपका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज आर सोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कौन सा इसमें से चीजें हैं जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जाएंगे। ओनली आइटम ऑफ कैपिटल नेचर, बिल्कुल नहीं, कैपिटल नेचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर हम शो नहीं करते हैं।
ओनली आइटम ऑफ रेवेन्यू नेचर विच आर रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। देखो, रेवेन्यू नेचर तक तो चीजें ठीक है, बट रिसीव्ड होना जरूरी नहीं है। अगर कोई चीज ड्यू हो रही है, सब्सक्रिप्शन, चंदा, डोनेशन, कुछ भी, अगर फीस, एंट्रेंस फीस, मेंबरशिप फीस, कुछ भी अगर ड्यू हो जा रहा है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट हो जाएगा, उसका रिसीव होना जरूरी नहीं है। तो आपका इसलिए ये भी गलत हो गया। आइटम ऑफ रेवेन्यू नेचर परटेनिंग टू द पीरियड ऑफ अकाउंट। ठीक है, आपका ये सही आंसर होगा। रेवेन्यू नेचर के आइटम्स आएंगे जो करंट ईयर या अकाउंट्स वाले ईयर से रिलेटेड है ना। तो जो करंट ईयर से रिलेटेड रेवेन्यू नेचर की चीजें हैं वो कहाँ आ जाती हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आ जाती हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ आइटम ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू। जो कैपिटल आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर नहीं शो किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा सही नहीं है, गलत गलत ढूंढना है हमको। तो देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग बट अ कंसोलिडेटेड समरी ऑफ कैश बुक। बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश अकाउंट का ही एक समरी फॉर्म होता है। इंट्रेंस फीस अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इज टू बी टेकन एज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। एंट्रेंस फीस के बारे में अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे, बिल्कुल सही दिया हुआ है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट आपका। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, ये आपका सही है। हमें गलत ही ढूंढना था तो हमें गलत मिल गया है, सी आपका आंसर होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रियल नहीं बल्कि कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। सेवंथ क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग 2021 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश इज रुपीज 52,000। ठीक है, कैश में मिला 52,000, मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट। अगर मैं अभी इतने में ही क्वेश्चन आपसे पूछूं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर कितना जाएगा, तो वो 52,000 है कैश में जितना मिला। रुपीज 2600 फॉर 2020, 2600 रुपए में इसमें पिछले साल का है, एंड 700 फॉर 22, और 700 रुपए नेक्स्ट ईयर के लिए, मतलब एडवांस मिल गया है। ऑल्सो 4,000 हैज स्टिल टू बी रिसीव्ड फॉर 2021, अमाउंट क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक, देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाना है ना, तो हमें करंट ईयर का टोटल सब्सक्रिप्शन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो देखिए, कैश में कितना मिला है आपको, 52,000 रुपए है ना, मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितना चला गया आपका, 52,000 रुपीज चला गया। 52,000 में 2,600 पुराना वाला शामिल है, तो पुराना वाला तो हमें चाहिए नहीं, तो हम इसको तुरंत माइनस कर देंगे 2,600। 700 अगले साल का एडवांस मिल गया है, हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें तो केवल करंट ईयर का चाहिए ना, तो इसमें से हम करंट ईयर का निकालेंगे। पिछला जो इधर मिला था उसको हटा देंगे, और आने वाले साल का भी जो इधर मिल गया है उसको भी हम यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। टू बी रिसीव, और 4,000 रुपए है जो अभी मिलना बाकी है। भले मिलना बाकी है लेकिन हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर तो लेकर के जाएंगे, मतलब इसको हम क्या कर लेंगे, कर लेंगे। तो आपका निकाल लो कितना हो जाएगा ये, 52,700। ये आपका कहाँ चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, 52,700 का सही आंसर क्या हो गया। आप इसको सब्सक्रिप्शन अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हो। ऐसे करेंगे तो देखो, अगर आपका आउटस्टैंडिंग कुछ था, कैश आपको मिला है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से, तो आप यहाँ लिख दो 52,000 रुपीज, रुपीज 2,600 फॉर 2020, मतलब पिछले साल का 2,600 आउटस्टैंडिंग रहा होगा इसलिए मिला, एंड 700 फॉर 2022। एडवांस मिल गया है ना, एडवांस मिल गया है, तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस, है ना, या आप इसको प्रीपेड सब्सक्रिप्शन भी कह सकते, सॉरी, आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन, आपका क्लोजिंग कितना हो जाएगा, 700। और यहाँ पे
अब दो दो क्लोजिंग आपको दिख रहा होगा, तो देखो ये क्लोजिंग वो है जो आउटस्टैंडिंग है और ये क्लोजिंग वो है जो एडवांस मिल गया है ना। अब आप इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, यहाँ पर आ जाएगा आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप इसको निकालोगे तो ये 52700 है बैलेंसिंग फिगर। इस तरह से आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से क्या पता चलता है? सरप्लस एंड डिफिशियंसी, कैश इन हैंड, नेट प्रॉफिट, कैपिटल अकाउंट। तो पता चलता है हमें ए सरप्लस एंड डिफिशियंसी, अधिक या कमी। डोनेशन रिसीव फॉर अ स्पेशल पर्पस। अगर आपको स्पेशल पर्पस के लिए डोनेशन मिल रहा है, दान मिल रहा है, तो कहाँ शो करेंगे? तो देखो, अगर आपको डोनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिल रहा है, उस केस में आप उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर नहीं ले जाओगे, बल्कि उसको आप सेपरेट फंड बना करके उस फंड में क्रेडिट करोगे और उस फंड को आप बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में शो करोगे। स्पेशल पर्पस क्या होता है? तो जैसे किसी ने डोनेशन दिया और लिख करके दिया कि ये डोनेशन बिल्डिंग बनाने के लिए ही काम आएगा, या किसी ने डोनेशन दिया, बोला ये डोनेशन कोई प्रोग्राम करने के लिए ही काम आएगा, या स्पोर्ट मटेरियल खरीदने के लिए ही काम आएगा। तो अगर किसी ने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, तो उस केस में आप उस डोनेशन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर नहीं ले जाओगे, बल्कि कहां शो करोगे? उसको बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड। क्लियर है? तो स्पेशल पर्पस डोनेशन है, शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं, शुड बी क्रेडिटेड टू सेपरेट अकाउंट, बिल्कुल सेपरेट अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे, एंड शोन इन द बैलेंस शीट, और शो कहां करेंगे हम? बैलेंस शीट के अंदर। शुड बी शोन ऑन द एसेट साइड नहीं, नॉट बी रिकॉर्डेड एट ऑल, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो आपका सही आंसर क्या बना? सी। आप उस सेपरेट फंड, बिल्डिंग के लिए मिला है तो बिल्डिंग फंड बनाओ, और बिल्डिंग फंड को आप बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड में शो कर दो। है आपका द अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस रिसीव्ड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इफ इट इज रिसीव्ड रेगुलरली इज शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो, अगर एंट्रेंस फीस आपको नॉर्मली रेगुलर मिल रही है तो वो आपका रेवेन्यू नेचर होगा, और रेवेन्यू नेचर हो जाएगा तो चला जाएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड। तो सही आंसर बनेगा सी। नेक्स्ट, out of following item which one is shown in the receipt and payment account। receipt and payment account में किसे शो करोगे? तो जिसका इफेक्ट कैश में आएगा हम उसे ही शो करेंगे। देखो, आउटस्टैंडिंग सैलरी का कोई इफेक्ट कैश में नहीं आता है, आउटस्टैंडिंग ही है। नॉट रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन भी नॉन कैश आइटम है, नॉट रिकॉर्डेड। लाइफ मेंबरशिप फीस और अक्रूड सब्सक्रिप्शन, देखो अक्रूड सब्सक्रिप्शन का भी अभी कैश पर कोई इफेक्ट नहीं आया, ये वो सब्सक्रिप्शन है जो ड्यू है बट अभी रिसीव नहीं हुआ है, तो ये भी रिकॉर्ड नहीं होगा। तो इसमें आपका सही आंसर क्या बन के आया? सी, लाइफ मेंबरशिप फीस आपकी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी। नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स। आप एवं व्यय खाते के अंदर अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो उसका क्या मतलब होता है? अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो सिंपल सा मतलब देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कुछ इस तरह से बनाया जाता है। इधर साइड हम लिखते हैं इनकम और इधर साइड लिखते हैं एक्सपेंस, मतलब क्रेडिट साइड इनकम और डेबिट साइड एक्सपेंस। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, मतलब मान लो क्रेडिट साइड का टोटल 5000 है, इधर का 4000 है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी इनकम 1000 से ज्यादा है, या आपके एनपीओ ने सरप्लस कमाया है 1000 रुपए। ठीक है, टिक कर दो। एक्सेस ऑफ कैश रिसीट, कैश पेमेंट, इससे तो कोई लेना देना नहीं है। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम नहीं, क्योंकि ये क्रेडिट साइड में तुम्हारी इनकम आती है। तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपकी इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा है। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹40,000। कैश में आपको सब्सक्रिप्शन मिला कितना? 40,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर वाज ₹1500। ठीक है, 40,000 कैश में मिला, और ईयर एंड पे आउटस्टैंडिंग कितना है? 1500 रुपए है। मतलब करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो अभी नहीं मिला है वो कितना है? 1500। एंड आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, सॉरी प्रीवियस ईयर है, सॉरी पिछले साल का 1500 रुपए आउटस्टैंडिंग था। ठीक है ना, पिछले साल का कितना आउटस्टैंडिंग था? 1500 रुपए, जो इस साल मिल गया होगा। एंड आउटस्टैंडिंग एट द करंट ईयर इज 2000।
और करंट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग कितना है 2000, मतलब करंट ईयर का भी 2000 ऐसा है जो नहीं मिला है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर वॉज ₹800, और नेक्स्ट ईयर का कितना मिल गया है 800 रुपए। द अमाउंट क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल बी, तो देखो कैश में कितना मिला आपको 40,000 रुपए। पिछले साल का कितना मिला है उसको हटा दो, तो पिछले साल का 1500 आउटस्टैंडिंग था, मिल गया होगा। करंट ईयर का जो अभी नहीं मिला है उसको ऐड कर लो, क्योंकि करंट ईयर का, हमें तो करंट ईयर का ही एग्जैक्ट फिगर चाहिए। और साथ में 800 रुपए अगले साल का आ गया है, हमें अगले साल से क्या मतलब, उसको भी हटाओ, हमें तो केवल करंट ईयर का चाहिए। अब आप कर लो इसका, 40,000 माइनस 1500। कर लेना, मैं कैलकुलेटर से कर लिया हूँ इसलिए मैं जल्दी कर लिया हूँ। 39,700 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आपका क्या हो गया, बी। ठीक है, इस तरह से करेंगे। आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना करके भी करोगे तो आ जाएगा। ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है। इफ डेल क्रेडर कमीशन इज अलाउड, अच्छा डेल क्रेडर कमीशन के बारे में, मैं डेल क्रेडर कमीशन के बारे में बता देता हूँ। देखो कंसाइनमेंट सेल के अंदर, कंसाइनमेंट सेल क्या होता है होप आप सबको पता होगा, फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ। जब एक दूसरे बंदे को या दूसरे बंदे को माल इस शर्त के साथ भेजता है कि ये मेरा माल है, तुम अपने पास ले जाओ और मेरे भी हाथ पर बेच देना और अपना कमीशन रख लेना, है ना। मान लीजिए ए है एक बंदा, ए ने अपना गुड, ए मान लीजिए दिल्ली के अंदर अपना बिजनेस कर रहा है, उसको जयपुर के अंदर अपना सामान बेचना है। तो या तो जयपुर में जाके अपनी शॉप खोले, या तो सॉरी जयपुर के किसी बंदे को पकड़े और बोले अपना सामान यहाँ से भेज दे, सामान भेजा बी को, और बी को बोले कि तुम मेरे बिहाफ पे क्या करो, वहां पे माल बेच दो। ए बी को बेच नहीं रहा है, ए जस्ट माल भेज रहा है और बोल रहा है बी को कि तुम वहां माल बेच देना और उसमें से कुछ कमीशन रख लेना, बाकी पैसा मुझे वापस कर लेना। इस टाइप के सेल को हम क्या बोलते हैं, प्रेषण लेखे या कंसाइनमेंट अकाउंट, सॉरी कंसाइनमेंट सेल। कंसाइनमेंट सेल के अंदर और नॉर्मल सेल के अंदर अंतर क्या होता है, नॉर्मल सेल में जैसे ही ए बी को माल भेजेगा वैसे ही सारा का सारा रिस्क किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा। और आगे भी जब माल बेचेगा तो उस पर जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो किसका होगा, बी का होगा, मतलब रिस्क भी बी का होगा और आपका प्रॉफिट या लॉस भी बी का होगा। लेकिन कंसाइनमेंट सेल के अंदर बी को केवल कमीशन मिलेगा, सारा का सारा रिस्क, अगर रास्ते में माल खराब हो गया, चोरी हो गया, वो भी किसका है, ए का है ना। और अगर माल बेचने के बाद जो भी प्रॉफिट आएगा वो सब किसका है, ए का है, बी को केवल कमीशन मिलेगा। इस टाइप के सेल को हम कंसाइनमेंट सेल बोलते हैं। इसमें माल भेजने वाले को हम कंसाइनर बोलते हैं और माल प्राप्त करने वाले को कंसाइनी बोलते हैं, प्रेषक और प्रेषिती बोलते हैं। इतना क्लियर। अब देखो जो बी को कमीशन मिलता है वो तीन तरह से कमीशन मिल सकता है। एक मिलता है आपका सामान्य कमीशन या हम जिसे जनरल कमीशन बोलते हैं, दूसरा मिलता है इनको डेल क्रेडर कमीशन, और तीसरा मिलता है इनको ओवरराइडिंग कमीशन। जनरल कमीशन तो नॉर्मल है कि चलो भाई हम आपको 5% देंगे, है ना, टोटल सेल पे आप जो भी सेल करोगे उस पर हम 5%, 10% या जो भी डिसाइडेड है वो हम देंगे, ये हो गया आपका जनरल कमीशन। डेल क्रेडर कमीशन क्या होता है, तो देखो बी आगे हो सकता है उधार में भी माल बेचे, है ना, ज्यादा सेल हो इसलिए उधार पे भी माल बेचा जा सकता है। अब ए क्या देगा बी को कि देखो अगर उधार का पैसा मिल गया तब तो ठीक है, अगर डूब गया, अगर तुम ये पैसा डूबने का रिस्क ले लो भी, तो मैं तुमको एक एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, डिल क्रेडर कमीशन से, डिल क्रेडर कमीशन के नाम से जानते हैं, या परिशोध कमीशन। किस लिए दिया जा रहा है कि आप जो क्रेडिट सेल कर रहे हो, उधार में माल बेच रहे हो, उसका रिस्क बियर कर लो। तो डूबत ऋण या बैड डेट के रिस्क को ट्रांसफर करने के लिए, बैड डेट के रिस्क को कंसाइनी पर ट्रांसफर करने के लिए कौन सा कमीशन दिया जाता है, डिल क्रेडर कमीशन। आई बात समझ में। तो देखो नॉर्मल केस के अंदर जो बैड डेट होता है उसका रिस्क कंसाइनर का होता है, बट अगर डेल क्रेडर कमीशन दिया जा रहा है उस केस में जो बैड डेट का रिस्क होगा वो किसका हो जाएगा, कंसाइनी का हो जाएगा। क्लियर है। तीसरा कमीशन होता है आपका ओवर राइडिंग कमीशन या अधिभावी कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन क्या होता है, भाई देखो 100 रुपए का माल है, तो ए तो चाहेगा ना कि माल ज्यादा से ज्यादा में बिके, लेकिन बी रिलेक्टेंट रहेगा, उसको क्या मतलब, वो तो 100 रुपए पे ही बेचता जाएगा ना। उसको पता है कि अगर मुझे 5% ही कमीशन मिलना है तो मैं 100 रुपए पे बेच रहा हूँ, क्या दिक्कत है। तो
देगा कि माल ज्यादा प्राइस पर बिके, इसके लिए बी को लालच देगा कि मैं तुमको एक एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा। अगर इस माल को तुम 120 रुपए में बेच दोगे तो ये जो एक्स्ट्रा 20 रुपए है ना, एक्स्ट्रा 20 रुपीज है, उस पर मैं तुमको एक एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा। और सॉरी, इस एक्स्ट्रा कमीशन को ही हम क्या बोलते हैं, अधिभावी कमीशन। और ये किस पर दिया जाता है, जो एक्सेस प्राइस होता है उस पर दिया जाता है, इस 20 रुपीज पर दिया जाएगा ओवर राइडिंग कमीशन। तो तीन तरह के कमीशन होते हैं आपके। नॉर्मल या जनरल कमीशन, जो नॉर्मल या टोटल सेल पे दिया जाता है। दूसरा होता है डिल क्रेडर कमीशन। डिल क्रेडर कमीशन या परिशोध कमीशन क्यों दिया जाता है, कि बैड डेट का रिस्क हम ट्रांसफर कर दें किस पर, प्रेस्टी पर या कंसाइनी पर। और तीसरा होता है ओवर राइडिंग कमीशन, कि आप जो इनवॉइस प्राइस है उससे ज्यादा पर माल आपका बिक जाए, इसके लिए आप ओवर राइडिंग कमीशन देते हो। और ओवर राइडिंग कमीशन, ध्यान रखना, एक्सेस प्राइस पर दिया जाता है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि ओवर राइडिंग कमीशन किस वैल्यू पर दिया जाता है, तो वो है आपका एक्सेस प्राइस पर, मतलब 20 रुपीज पर दिया जाएगा। क्लियर है? चलो अब ऑप्शन पढ़ लो। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, आपको गलत ढूंढना है। So if del creditor commission is allowed, bad debt will not be recorded in the books of consignor। तो बिल्कुल, अगर आपका डेल क्रेडिटर कमीशन दिया जा रहा है तो बैड डेट किस पे ट्रांसफर हो गया, कंसाइनी पर, इसलिए इसकी रिकॉर्डिंग आपको कंसाइनर के यहाँ नहीं की जाएगी। ये स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा है, इफ डेल क्रेडिटर कमीशन इज अलाउड, बैड डेट विल बी डेबिटेड इन कंसाइनमेंट अकाउंट। स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर आपका डेल क्रेडिटर कमीशन दिया जा रहा है, सॉरी परिशोध कमीशन दिया जा रहा है, उस केस में बैड डेट की जिम्मेदारी कंसाइनर की होगी ही नहीं। और चूंकि उसकी जिम्मेदारी नहीं है बैड डेट की, इसलिए उसको वो कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेगा। डेल क्रेडिटर कमीशन इज प्रोवाइडेड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी। हाँ, सारे ही कमीशन कंसाइनर कंसाइनी को देता है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। आपका बी स्टेटमेंट गलत है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट। P of Delhi sent out 1,000 boxes of toothpaste costing rupees 200 each. Each box consists of 12 packets. एक बॉक्स में 12 पैकेट है। 600 boxes were sold by consignee at rupees 20 per pack। ठीक है, 600 बॉक्सेस बेच दिए गए 20 रुपए एक रेट से, 20 रुपए पर पैकेट के रेट से। अमाउंट ऑफ द सेल वैल्यू विल बी। तो देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे ये 1000 और ये सब कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। 600 बॉक्सेस सेल किए गए हैं, एक बॉक्स के अंदर 12 पैकेट हैं और एक पैकेट की कीमत 20 रुपए है। निकाल लो, जो आएगा आपका वही होगा आंसर। आंसर होगा 1,44,000। तो आपका सही आंसर क्या बन गया, ए। नेक्स्ट है आपका, एक्स ऑफ कोलकाता सेंड्स आउट ऑफ कोलकाता सेंड आउट 2,000 boxes टू बाई ऑफ दिल्ली कॉस्टिंग रुपीज 100 ईच। ठीक है, मिस्टर एक्स है, उन्होंने बाई को माल भेजा है, मतलब एक्स क्या हो गए, कंसाइनर, और बाई क्या हो गई, कंसाइनी। कंसाइनर एक्सपेंसेस रुपीज 5,000, कंसाइनर का खर्चा है 5,000। 1/10 ऑफ द बॉक्सेस बर लॉस इन कंसाइनी गो डाउन एंड ट्रीटेड एज नॉर्मल लॉस। कंसाइनी के यहाँ 1/10 बॉक्सेस, 1/10 बॉक्सेस का मतलब कितना हुआ, 2,000 बॉक्सेस का 1/10 कितना हो गया, 200 बॉक्स हो गया, और ये क्या है आपका, नॉर्मल लॉस एंड ट्रीटेड एज नॉर्मल लॉस। 1,200 बॉक्सेस वर सोल्ड बाई कंसाइनी, 1,200 बॉक्सेस बेच दिया गया कंसाइनी द्वारा। द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट इन्वेंट्रीज विल बी। तो देखो, कंसाइनमेंट इन्वेंट्री वैल्यूएशन का क्वेश्चन है और नॉर्मल लॉस का केस है। देखो, कंसाइनमेंट के अंदर दो तरह के लॉस होते हैं, एक नॉर्मल, दूसरा एबनॉर्मल लॉस होता है। नॉर्मल लॉस के केस में आपको सिंपल सा है, जब आप कंसाइनमेंट की वैल्यू निकालोगे तो देखो यहाँ पर आपको टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 2,000 बॉक्सेस हैं और एक की कीमत 100 रुपीज है, प्लस कंसाइनर का खर्चा कितना था, 5,000। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर ध्यान देना, कंसाइनी के भी खर्चे जुड़ते हैं, लेकिन कंसाइनी के केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस जुड़ते हैं, इनडायरेक्ट नहीं जुड़ते हैं। या यूं समझिए, सेलिंग एक्सपेंसेस अगर कुछ कंसाइनी का है तो वो आपका जुड़ेगा नहीं। ठीक है, तो आपको कंसाइनी के केवल नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस लेते हैं, आप सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं लेते, जैसे एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस हो गया, सेलिंग कमीशन हो गया, इन चीजों को आप नहीं लेते हो। हालांकि इस क्वेश्चन में तो हमें कंसाइनी के एक्सपेंडिचर दिए ही नहीं गए। डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, तो 2,000 बॉक्सेस। और अगर नॉर्मल लॉस का केस है तो आप नॉर्मल लॉस जितना हुआ है उसको आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। नॉर्मल लॉस यहाँ पर कितना हुआ है, 200 बॉक्सेस का, मल्टीप्लाई बाय आपका रिमेनिंग गुड्स। तो रिमेनिंग गुड्स कितना है, 2,000 यूनिट्स भेजी गई थी,
200 तो खराब हो गई, 1200 बिक गई, तो कितना हो गया, बचेंगी कितना, 600 बॉक्सेस बचेंगे। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। 500 नहीं, 5000। 6833, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये, है ना। नॉर्मल लॉस की हम अलग से अकाउंटिंग नहीं करते हैं, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। कंसाइनर इज द ऑनर ऑफ कंसाइनमेंट इन्वेंट्री, बिल्कुल। कंसाइनर जो कुछ भेजा गया उसका ऑनर है, उससे रिलेटेड रिस्क उसका है, उससे रिलेटेड प्रॉफिट या लॉस उसका है, किसका है, सब कुछ कंसाइनर का होता है, कंसाइनी को केवल कमीशन मिलता है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। डेल क्रेडर कमीशन इज अलाउड बाय कंसाइनर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम बैड डेट, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। मैं लास्ट किसी क्वेश्चन में आपको डिटेल में समझा दिया हूँ सारे कमीशन। ऑल proportionate consignee expenses will be added up for valuation of consignment inventory, ध्यान रखना। कंसाइनी के यहाँ पर क्या दिया, ऑल प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस, सभी आनुपातिक व्यय, तो सभी आनुपातिक व्यय जो कंसाइनी के होते हैं उन्हें हम कंसाइनमेंट इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए ऐड नहीं करते हैं, बल्कि हम केवल किसको ऐड करते हैं, कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या हम जिसे नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं, है ना, नॉन सेलिंग एक्सपेंडिचर, केवल इनको ऐड किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, consignment inventories will be recorded in the balance sheet of consignor on asset side at, consignment inventories will be recorded in the balance, कंसाइनमेंट इन्वेंट्री को हम कंसाइनर की बुक में एसेट साइड में रिकॉर्ड करते हैं किस वैल्यू पर, तो देखो कॉस्ट पर जनरली रिकॉर्ड किया जाता है ना। सो इनवॉइस वैल्यू, एट इनवॉइस वैल्यू लेस इन्वेंटरीज रिजर्व, तो देखो इनवॉइस वैल्यू में से इन्वेंटरी रिजर्व आप माइनस कर देते हो तो ऑटोमेटिकली वो कॉस्ट पर आ जाता है, तो आपका सही आंसर क्या बनेगा, बी। एट लोअर देन कॉस्ट प्राइस, नहीं, नन ऑफ द अबव, ये भी गलत है, आपका सही आंसर क्या होगा, बी। देखो इन्वेंटरी रिजर्व क्या होता है, मान लीजिए आपने 100 वाला गुड्स है, लेकिन आपने जब कंसाइनी को भेजा उसको 120 बता के भेजा, अब अपने आज आप स्टॉक रिकॉर्ड करोगे, तो अगर आप 120 पर रिकॉर्ड करोगे तो 20 रुपए का तो नोशनल प्रॉफिट है ना, ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, इसको रिकॉर्ड कर लोगे, तो यहां से हम 20 माइनस कर देंगे, इसी 20 को क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री रिजर्व। तो आप रिकॉर्ड कितने में करोगे, 100 रुपीज। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी विल बी कंसिडर एज नॉन सेलिंग, नॉन सेलिंग हम किसे मानेंगे, तो देखो नाम से ही पता चल जाएगा, एडवर्टीजमेंट आपका सेलिंग एक्सपेंडिचर है, इंश्योरेंस ऑन फ्रेट इनवर्ड, ये आपका क्या है, नॉन सेलिंग एक्सपेंडिचर है, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सेलिंग एक्सपेंस तो है ही आपका सेलिंग एक्सपेंडिचर, तो ये आपका होगा नहीं, सही आंसर क्या बनेगा, कोलकाता सेंट आउट 2000 बॉक्सेस कॉस्टिंग रुपीज 100 each with the instruction that sales are to be made at cost plus 45%. X draw a bill on buy for an amount equivalent to 60% of sales value, the amount will be, 2000 बॉक्सेस भेजे गए थे, 100 रुपए कॉस्ट थी, बेचना किसमें था, कॉस्ट प्लस 45%, मतलब 100 प्लस 45%, तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 145, और बिल लिखा गया है, तो सिंपल सी बात है भाई, 2000 बॉक्सेस आपके बिकेंगे 145 पर, और जो भी प्राइस आएगा उसका 60% के लिए क्या बन जाएगा आपका, बिल बनाना है, तो निकाल लो कितने का बिल बनेगा, 1,74,000, 1,74,000 के लिए आपका बिल बनने वाला है, तो सही आंसर क्या बनेगा, ए। तो ये थे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस एनपीओ और कंसाइनमेंट से रिलेटेड। बाकी आपको कंप्लीट क्लासेस हमारे ऐप पर मिलेंगी, आप ऐप हमारा डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।